सभी साथियों को आज की सुबह का मेरी ओर से प्रेम भरा नमस्कार, सुप्रभात। तो अभी भी जैसे डॉक्टर संगीता ने बताया कि हम लोग जो आजकल बड़ी तन्मयता से श्रीमद् भगवत गीता का एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और उसी की एक कड़ी है जो डीएनए और ये जीन्स वगैरह के थ्रू जाती है। तो हम इसीलिए आज हम वो वाला थोड़ा सा पार्ट थोड़ा डीपली जाके उसको देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने उन जो महाअवतार बाबा जी और उनके लीनेज सभी गुरुजनों, उनके लिए एक थोड़ी सी वंदना, छोटी सी, वो उनके चरणों में मैं प्रस्तुत करती हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अर्थात मेरे अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए चक्षुओं को जिन गुरुजनों ने अपने ज्ञान रूपी अंजन की शलाक्या मीन सलाई से खोला है, उन बंद चक्षुओं को, उस अंधकार को मिटाया है, उन गुरुओं के चरणों में मेरा शत शत नमन है। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। डीएनए, जीन्स एंड एपिजेनेटिक्स। तो डीएनए क्या है? ये एक बहुत ही फैमिलियर टर्म है आजकल। जैसे मैम चलाएंगे वो स्लाइड। जी, यस यस। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे एक सेल दिखाया गया है। सेल की एक सेल वॉल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो ये इधर न्यूक्लियस दिखाया गया है उसमें वो हम देख सकते हैं कि वो क्रोमोसोम्स हैं इनसाइड द जो न्यूक्लियस हैं। ये जो क्रोमोसोम के एक सिंगल क्रोमोसोम की शेप दिखाई गई है और इसी को डीएनए बोलते हैं। और डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहा गया है। तो ह्यूमन बॉडी में हमारी ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये डीएनए स्टोर्ड है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे ये जो क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ पे दिखाए गए हैं। वी हैव गॉट ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मीन्स सारी बॉडी के लिए। और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में डबल एक्स होते हैं, एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। वो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। और इसके बाद ये एक सिंगल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एक डबल स्ट्रैंड है और सेंटर में इसके ये सेंट्रोमेयर होता है। और जो पिंक कलर का दिखाया गया है वो डीएनए है और उसके बाद बाहर जो ग्रीन कलर की है वो प्रोटीन कवरिंग दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि 50% डीएनए होता है हर एक क्रोमोसोम में और 50% प्रोटीन्स होती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर ये जो है जिसमें ये अगेन ये डीएनए और ये सेल और उसके अंदर डीएनए दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम, अगर उसको हम नीचे तक देखते हैं तो ये डीएनए कैसा नज़र आता है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, 2 स्ट्रैंड्स हैं उसके, और वो एक अपने आप में ट्विस्टेड स्पाइरल की तरह, स्पाइरल की भांति है। और जिसके 2 रंग, जैसे सीढ़ी है, आप मान लीजिए बांस की सीढ़ी होती है ना, वो ऐसे ऐसे स्पाइरली अगर ट्विस्टेड पड़ी हुई है।
और उसके जो ये साइड वाले पार्ट है, तो इसका नाम डीएनए क्यों दिया गया? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म बनती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसकी जो ये डीएनए की ये जो बैकबोन है, ये साइड वाला पोर्शन है, इसको हम बैकबोन बोलते हैं। तो ये बना हुआ होता है शुगर, जो डीऑक्सी शुगर है, प्लस फॉस्फेट का। और जो ये बीच में बार्स हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स, ये होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये बेस पेयर्स बनाते हैं। एडेनिन एंड थाइमिन मिलके एक पेयर बनता है, साइटोसिन और ग्वानिन मिलके सेकंड पेयर बनता है। अगर आप कभी बाद में अगर जूम करके ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो ये डिफरेंट कलर शो किए हुए हैं। एडेनिन येलो दिखाया गया है, थाइमिन रेड दिखाया गया है। अगर आप इसको बार को हॉरिजॉन्टल बार को देखेंगे तो एक तरफ एडेनिन दिखेगा और दूसरी तरफ उसके जो सेकंड आधा पोर्शन जो होगा वो थाइमिन का होगा। इसी प्रकार साइटोसिन और ग्वानिन का आपस में पेयर बनता है। तो ये हमारे सेल के भीतर, एक सेल के भीतर इनका नंबर अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन पर सेल है इन बेस पेयर्स का। इज इट क्लियर? और डीएनए के एक सेगमेंट आप देखेंगे कि ये जो पिंक कलर का सेगमेंट दिखाया गया है स्पेशली अलग से, वो उसे जीन बोलते हैं। आई मीन टोटल जो ये बड़ा सारा ये इन्होंने दिखाया है वो टोटल वो डीएनए है, लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा पार्ट देखेंगे जो पिंक दिखाया हुआ है, वो एक शॉर्ट पोर्शन, उसे जीन बोला जाते हैं। तो इस तरह डीएनए में साथ साथ बहुत सी जीन्स पड़ी होती हैं। तो ये और ये जीन्स हमें पता है कि जीन्स हमारी क्या क्या काम करती हैं। तो ये जीन्स जो हैं इनका बेसिक काम क्या है? तो डीएनए को हमारा ब्लूप्रिंट बोला गया है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, निर्देश कैरी करता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे होंगे, हमारा फीचर्स क्या होंगे, फेशियल फीचर्स, ये वो सारा कुछ है, ये निर्देश कैरी करता है। तो इसीलिए इसको ब्लूप्रिंट बोला गया है। अब जीन्स जो हैं उनका क्या फंक्शन है? ये जीन्स हमारे प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए हैं। प्रोटीन शब्द ग्रीक वर्ड प्रोटो से लिया गया है, जिसका मतलब ऑफ प्राइमरी इम्पॉर्टेंस। तो बहुत तरह की प्रोटीन्स हैं हमारे शरीर के अंदर। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जिसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्किन सेल्स में कोलेजन होता है, स्किन सेल्स कोलेजन बनाते हैं। मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, एक्टिन मायोसिन, वो बनाते हैं। ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। ऐसे ही हीमोग्लोबिन के जो आरबीसीज है उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, वो भी प्रोटीन है। एंड हीमोग्लोबिन हमें पता है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इम्यून सेल्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं जो अगेन प्रोटीन इन नेचर है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एंजाइम भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और सभी एंजाइम्स जो हमारे डिफरेंट कैटालाइज करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, वो सभी प्रोटीन इन नेचर हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में। हमारी बेसिकली स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन्स दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब एक जीन प्रोटीन बनाती है तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ जीन कहा जाता है। अब जीन के बारे में पहले एक बहुत बड़ी भ्रांति थी
कि हमारी जेनेटिक डेस्टिनी पूर्व निर्धारित है और हमने कुछ अलॉन्ग विद अदर फीचर्स हमने कुछ जीन्स जो डिफरेंट बीमारियां करती हैं, रोग करती हैं, वो भी इनहेरिट की हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर वगैरह की जीन्स, और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर अपने आप बन जाती है, बॉडी के फीचर्स, तो ऐसे ही हम मानते थे, पहले ये मानना था कि जो जीन्स हमारे अंदर पड़ी हुई हैं उनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो बीमारी हमें होगी ही होगी। और जीन्स ऐसे ये भी हमें विश्वास दिलाया गया कि जीन्स हमारी हेल्थ, व्यक्तित्व और पारस्परिक संबंधों को भी डिक्टेट करती हैं, मतलब इन ए सेंस कि वो हमारी भाग्य निर्माता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के करीब 5% से कम लोग ही इस धरती पर कुछ वास्तविक जेनेटिक कंडीशन से पीड़ित हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो एक जेनेटिक बीमारी है, और ऐसे ही डाउन सिंड्रोम, देन हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, कुछ ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि ट्रूली जेनेटिक हैं। इनका अभी तक कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन बाकी रोग हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लाइफस्टाइल, हमारे बिहेवियर्स और अदर फैक्टर्स, कोई इन्फेक्शंस होगी उनके कारण ही होते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी है कि जो जीन्स हैं क्या वो अभी एक्सप्रेस हो चुकी हैं या नहीं। अगर वो मैंने बताया था ना कि जीन एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, जब एक जीन एक प्रोटीन बनाती है उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये भी प्रश्न है कि क्या वो जीन्स जो हमारी बॉडी में भी पड़ी हुई है, क्या वो एक्सप्रेस हो चुकी है या नहीं। क्योंकि हम जीन्स को टर्न ऑन अथवा टर्न ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में लगभग 1 लाख भिन्न प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं, और उसके साथ ही 40,000 रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं। तो जब वैज्ञानिक ह्यूमन जीनोम की मैपिंग कर रहे थे, जीनोम की मैपिंग मतलब उन्होंने वो डीएनए सारा उन्होंने सेपरेट करके अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वो देख रहे थे, तो ये सारे बेस पेयर से ही डिटर्मिन करते हैं ना, जैसे वो डिफरेंट वो एक तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं जो बेस पेयर्स हैं। जैसे एक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे ये एक अल्फ़ाबेट्स हैं हमारी जीन्स के। ये 4 जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मैंने बोला था ना, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ये जब जीनोम को उन्होंने देखा गया, उसको पाया, तो वहाँ पे करीब 23,688 जीन्स पाई गई, जबकि हम 1,40,000 प्रोटीन्स बनती हैं। तो वैज्ञानिक सोचते थे कि उन्हें हर प्रोटीन के लिए एक जीन मिलेगी, लेकिन बहुत कम था। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो जीन्स हैं वो आपसी कोऑपरेशन से काम करती हैं। किस प्रकार की कोऑपरेशन? कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। एक्सप्रेशन मीन्स अगर जीन्स एक्सप्रेस हुई उसे हम बोलते हैं टर्न ऑन या अप रेगुलेशन। जैसे एक बिजली के स्विच को हम कभी टर्न ऑन कर सकते हैं या टर्न ऑफ कर सकते हैं, इसी प्रकार जब एक जीन प्रोटीन बनाने के लिए एक्सप्रेस होती है तो वो टर्न ऑन हो जाती है, उसे अप रेगुलेशन कहा जाता है। और कुछ जीन्स जो हैं वो सप्रेस होकर टर्न ऑफ हो जाती हैं, उसे डाउन रेगुलेशन भी कहा जाता है। तो जीन्स जो हैं हमारा अपने एक्सप्रेशन के लिए नए अनुभवों के आधार पर मिनटों में बदल सकती हैं और उसे नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन कर सकती हैं।
तो जबकि एवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो ये लेकिन कैसे संभव है? तो इसके एक टर्म आई जिसे एपिजेनेटिक्स बोला गया। एपिजेनेटिक्स मीन्स अबव द जीन्स। तो एक यूएस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। वो सेलुलर बायोलॉजिस्ट हैं और वो एक किसी यूनिवर्सिटी में, यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में टीच करते थे, जीन्स वगैरह के बारे में सारा पढ़ाते थे। तो एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने स्टेम सेल्स को कल्चर कर रहे थे क्लोनिंग के लिए, उनको क्लोनिंग कर रहे थे। स्टेम सेल्स भी एक बहुत फेमिलियर टर्म है, मुझे लगता है सबको पता होगा स्टेम सेल्स के बारे में। तो वो उनको क्लोनिंग कर रहे थे, उनको कल्चर मीडिया में उनको ग्रो कर रहे थे। और स्टेम सेल्स जो हैं, कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम होता है जिसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं, जो पानी, ऑक्सीजन वगैरह जो चाहिए होते हैं सेल ग्रोथ के लिए, वो सब कल्चर मीडियम उसको बोलते हैं। एक पेट्री डिश होती है छोटी सी प्लास्टिक की, उसके अंदर वो कल्चर मीडियम डालकर उसमें उन्होंने स्टेम सेल को डाला उसको ग्रो करने के लिए। वो स्टेम सेल्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे में मल्टीप्लाई होना शुरू कर जाते हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे। तो उन्होंने देखा वो 2 वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ स्टेम सेल्स बन गए। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग और पेट्री डिश लेकर उसमें डिफरेंट कल्चर मीडिया डाले और उनमें कुछ कुछ स्टेम सेल्स को डाला। तो उससे क्या हुआ, वो जो स्टेम सेल्स उन्होंने डिफरेंट शेप्स ले ली। किसी डिश में वो मसल सेल्स बन गए और दूसरी डिश में वो बोन सेल्स बन गए, किसी में स्किन सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये वो देखकर बहुत हैरान हुए कि वो सभी स्टेम सेल्स की जो जेनेटिकली वो सिमिलर थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ले ली। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये पता लगा कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस है जिससे कि वो स्टेम सेल्स अलग अलग तरह के सेल्स में परिवर्तित हो गए। वैसे मैं छोटा सा स्टेम सेल्स के बारे में बताती हूँ। ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में पड़े हुए होते हैं। आजकल स्टेम सेल थेरेपी बहुत कॉमन है, तो आप उसे मान सकते हैं कि जैसे एक कुम्हार का मिट्टी का ढेला होता है ना, वो रॉ होता है, उसको जब चाक पे चढ़ाया जाता है तभी वो डिफरेंट शेप्स आप बना सकते हो। उसकी सुराही बना ली, उसका मटका बना लिया, फ्लावर वास बना लिया। तो इसी तरह स्टेम सेल्स जो हैं ये एक डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंट टाइप, अनडिफरेंशिएटेड, उसमें अभी तक कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जाकर वो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। और तभी ये हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आजकल स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी कॉमन है, जैसे कुछ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर्स में स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, मल्टीपल माइलोमा में उसमें वो स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको मेंशन किया कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। तो अब ये डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थोड़ा सा अनहेल्दी कल्चर मीडियम उसमें डाला स्टेम सेल को। अनहेल्दी कल्चर मीडियम में जब रखा उनको स्टेम सेल्स को, तो वो उनमें कुछ डिजीज़ पैटर्न आ गए, डिजीज़ हो गई। फिर उन्होंने उसको चेंज किया, फिर हेल्दी एनवायरनमेंट में रखा, तो वो फिर से रिकवर हो गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बहुत कुछ सिद्ध कर दिया कि बाहरी वातावरण जो है वो हमारे जीन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तभी उन्होंने उसका नाम दिया एपीजेनेटिक्स। एपी मीन्स अबव और ऑन द टॉप ऑफ जीन्स, मीन जो इन्फॉर्मेशन जीन्स को बाहर से मिलती है उसके इन्फ्लुएंस से जो भी होता है
जो जीन्स जो नए निर्देश पालन करके नए तरह के प्रोटीन्स बना सकती हैं, उसे वो हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ थी हमारे साइंटिफिक सोसाइटी के लिए। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के उनके कलीग्स ने इस बात को उन्होंने बताया, उनके कलीग्स ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। एक्चुअली वो फिर उन्हें लगा कि मैं वो स्टूडेंट्स को तो मैं यही पढ़ाता रहा हूँ अब तक कि जीन्स हमारा कंट्रोल करती हैं, हमारी भाग्य निर्माता हैं। तो फिर लेकिन उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दिया और वो अपने रिसर्च वर्क में उन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया। तो ये अब हम जानने चाहेंगे कि वो कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे जीन्स को प्रभावित करते हैं। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, ये बाहर के वातावरण में भी हो सकते हैं और बॉडी के भीतर भी। वो बॉडी के अंदर का वातावरण है वो भी तो सेल के बाहर का ही वातावरण होगा ना। तो जो बिल्कुल बाहर आउटसाइड दी बॉडी जो वातावरण जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है पॉल्यूशन है, गर्मी सर्दी, फिर कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, फिर कोई दूसरा हो गया, कोई इन्फेक्शंस हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो गई, फिर और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जैसे डाइट हो गया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सरसाइज। तो ये डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो जीन्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। और जो बॉडी के अंदर वातावरण है, जो बॉडी के अंदर का वातावरण, वो है जैसे हमारे थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, चॉइसेस, बिहेवियर्स, ये सारे हमारे बॉडी के भीतर का वातावरण है जो जीन्स को डिफरेंट तरह के निर्देश देते हैं। फिर जैसे हमारा इमोशनल स्ट्रेस है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जीन्स के लिए, वो हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो ये हमारे इनफैक्ट ये थॉट्स, ये हमारा बॉडी माइंड लिंक बताते हैं जीन्स का। तो अब जो ये इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस और एक्शंस का हमारे शरीर की हीलिंग और रीजनरेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे पारिवारिक और हमारे सहकर्मियों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं। हमारी आध्यात्मिक गतिविधियाँ, वो भी हमारे जीन्स पर असर डालती हैं। वो हमारी जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, सकारात्मक सोच है, जैसे स्वीकार भाव, अहोभाव, ये हमारे जीन्स को स्वास्थ्य की दिशा में लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं पे नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, जैसे शिकायत भाव रहता है या और विकार जो भी हैं जिनसे हम ग्रसित रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस जो भी हैं, एंगर, गिल्ट, फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल, ये हमें रोग की दिशा में लेके जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, उनको क्या मीनिंग, क्या अर्थ देते हैं, ये सभी इस जेनेटिक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जीन्स हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर हम जेनेटिक जो एक्सप्रेशन है उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई नया अनुभव सीखा है, कोई नया एक्सपीरियंस किया है, कोई नॉवल एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो वो हमारे जीन्स को फटाफट कुछ मिनटों में ही बदल सकता है जेनेटिक एक्सप्रेशन को। और वो जेनेटिक एक्सप्रेशन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को भी पास ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो फैक्टर्स हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये एपिजेनेटिक ये सजेस्ट करता है कि हमारा डीएनए कोड कभी नहीं बदलता। जो अल्फ़ाबेट्स, जो ये है स्ट्रक्चर, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो अरेंज्ड हैं अल्फ़ाबेट्स,
वो वैसे ही रहते हैं, वो नहीं, वो जेनेटिक कोड सेम रहता है, लेकिन एक जीन में हज़ारों तरह के कॉम्बिनेशंस और संभावनाएं पॉसिबल हैं हमारी जेनेटिक डेस्टिनी को मॉडिफाई करने के लिए। तो ये मतलब उसका ये है। और ये मतलब एपिजेनेटिक्स कैसे एक्ट करती है, जैसे एक हम एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट ने एक नक्शा तैयार किया, उसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अब वो ब्लूप्रिंट जब वो कारीगर के पास जाएगा, जो बिल्डिंग बनाने वाले के पास, तो वो पहले उसको पढ़ेगा, तभी तो उससे वो बिल्डिंग का निर्माण होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि जो जो ब्लूप्रिंट है वो वैसा ही, सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे समझने के लिए, उन निर्देशों का अर्थ समझने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो एक जो है प्रोटीन्स हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं और हैं, ये जो हैं ये निर्देशों वो हमारा मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारे थॉट्स, एक्शंस, इमोशंस वगैरह, वो सब वो दे एक्ट एज वाइब्रेशंस, और वो उस जीन्स को रीड कर सकती हैं, उसको चेंज कर सकती हैं। तो उन जीन्स को ऐसे इफेक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मिथ ख़त्म हो चुका है कि जीन्स ही हमारी भाग्य निर्माता हैं। जैसी जेनेटिक डेस्टिनी हम लेकर आए थे वैसा ही हम एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण दी गई है कि जैसे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में मतलब क्या है, जिनकी सिमिलर डेस्टिनी होती है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हम देखते हैं, हमें पता है कि वो उनकी शक्लें वगैरह आपस में बिल्कुल मिलती हैं और उनका बिहेवियर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है शुरू शुरू में, जब बच्चे होते हैं तब। तो क्योंकि उनका डीएनए एक जैसा है, लेकिन बाद में जब वो कई बार अलग अलग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कुछ रोग हैं जो जेनेटिक रोग माना जाता है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वगैरह हैं, वो अगर उनकी जेनेटिक डेस्टिनी सेम है तो उसका मतलब ये है कि दोनों में ही मैनिफेस्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। देखा गया कि कई बार एक ट्विन में होती है, दूसरे में नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक अलग पर्सन था, उसने उसका वातावरण और उसका लाइफस्टाइल वो समय के साथ चेंज होता रहा, बदलता रहा, तो उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन भी भिन्न हो गया। ठीक है ना। तो दैट मीन्स वो एक पर्सन में तो थी, आउट ऑफ द टू आइडेंटिकल ट्विन्स, दोनों में से एक पर्सन में तो वो बीमारी आई, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गई या कोई हार्ट डिजीज़ हो गई, लेकिन दूसरे में वो मैनिफेस्ट नहीं हुई, क्योंकि वो दूसरा पर्सन, उसका टोटली उसका जो एनवायरनमेंट था वो चेंज हो गया। तो इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम कोई सेम मॉडल के कंप्यूटर्स हैं जो जिनका शुरू में एक जैसा ही सॉफ्टवेयर था, सो उनके एक जैसे ही फंक्शंस थे, लेकिन बाद में डिफरेंट लोगों के पास गए तो उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डाउनलोड हो गए, प्रोग्राम्स डाउनलोड कर लिए। तो ये इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बुक यू आर द प्लेसिबो में ये उल्लेख किया है कि हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का हमारी जो लाइफ है उस पर एक रियल जेनेटिक चेंज आ जाती है। इतना मतलब कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल शिफ्ट होता है जिससे कि हमारी जेनेटिक डेस्टिनी बहुत चेंज हो जाती है। उन्होंने कुछ स्टडीज़ की, तो उन्होंने 31 पुरुष उनको
जिन्हें लो रिस्क प्रोस्टेटिक कैंसर था, उनके ऊपर एक स्टडी की जहाँ उन्हें एक बहुत ही इंटेंसिव न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पैटर्न पर रखा गया। तो 3 महीने के बाद पाया गया कि उन लोगों में 48 जीन्स जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाली थी, वो उनका अप रेगुलेशन हो गया। मतलब ट्यूमर सप्रेस करने वाली जीन्स वो अप रेगुलेट हो गई, और जो ट्यूमर को प्रमोट करने वाली 453 जीन्स थी, उनका डाउन रेगुलेशन हो गया। मतलब वो स्विच ऑफ हो गई। जो ट्यूमर सेल को ग्रो करने वाली जीन्स थी, वो सप्रेस हो गई, उसे बोलते हैं हम डाउन रेगुलेशन। और जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाली जीन्स थी, उन्हें बोलते हैं हम अप रेगुलेशन। तो वो जीन्स जो है वो अप रेगुलेट, जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाली जीन्स थी वो अप रेगुलेट हो गई, जो ट्यूमर सेल को ग्रो करने वाली थी वो डाउन रेगुलेट हो गई। तो इसी प्रकार उन्होंने एक और स्टडी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में कुछ व्यक्तियों में भाग लिया, तो जहाँ पे उन्हें कुछ स्पेसिफिक प्रक्रियाएं फॉलो करनी थी, और उन्होंने देखा कि वो लोग उस स्टडी के पीरियड के दौरान ही अपना बॉडी वेट कम कर पाए, अपनी एब्डोमिनल ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, जो कि ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर हार्ट डिजीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह के लिए। तो इन सभी रिस्क फैक्टर्स को वो लोग उस स्टडी के अवधि के दौरान ही कम कर पाए। तो दैट मीन्स ये बताता है कि ये कितनी फास्ट चेंजेस हो सकती हैं अगर हम ये अपनी जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं, निर्देशों को बदल सकते हैं। तो ये, और दूसरी फिर यही बात उन्होंने भी लिखी है कि हम और ये महत्वपूर्ण बात है कि इन एपिजेनेटिक वेरिएशंस को हमारे बच्चे भी इनहेरिट करते हैं, और आगे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी पास ऑन किया जाता है। तो एक और बात डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बताई है कि हमारे जो बाहरी वातावरण का जो असर है, वो उन्होंने हम अपने पुराने ओल्ड सेल्फ और न्यू सेल्फ के संदर्भ में भी समझाया है कि अगर हमारे बाहरी वातावरण में कुछ बदलाव नहीं आता, हम सेम रूटीन, दैनिक रूटीन फॉलो करते हैं, वैसे ही उसी ऑफिस में जाना डेली, उन्हीं लोगों से मिलना, और हमारे वैसे ही प्री कंसीव्ड नोशन, किसी के बारे में वैसे ही विचार रखने, पहले ही हम उनके बारे में कुछ ना कुछ अपने दिमाग में विचार बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर हम वही इमोशंस पैदा होंगी, तो वो दैट मीन्स कि हमारे जेनेटिक जीन्स जो हैं उनको सेम प्रकार के निर्देश मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक पूर्व निर्धारित जेनेटिक डेस्टिनी की ओर जा रहे हैं। तो हम कितना भी चाहें, अगर हम बदलना भी चाहें, हम अब अपने किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं लेकिन वो बदल नहीं सकते, क्योंकि हम ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो हमारा ये बॉडी के ये सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, हमें पता है कि हमारा 5% कॉन्शियस माइंड काम करता है, 95% सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स हैं वो इतने पक्के हो जाते हैं, न्यूरल पैटर्न्स। तो वो सभी वही संदेश हमारे सेल्स को जाते हैं, केमिकल ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, वही फिर केमिकल ट्रांसमीटर्स सेल्स को निर्देश देते हैं, और वही प्रोटीन्स, सेम रूटीन वो फॉलो होता रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक हम अपने सेल्स को अपने नए बिलीफ सिस्टम, अपने नई धारणाओं से, नई चॉइसेस से प्रेरित होकर
उन्हें निर्देश नहीं देते, तो बहुत मतलब इंटेंशंस के साथ अगर हम उन्हें नहीं निर्देश देते तो हम अपने उन जीन्स में बदलाव नहीं ला सकते। ये तभी संभव है जब हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे। तो ये कॉन्शियस एफर्ट करने से ही हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। जो कॉन्शियस ब्रेन है, अदरवाइज़ इसको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका 95% एक्टिव तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहाँ पे हमारे पैटर्न्स बने होते हैं। जो आजकल हम पढ़ रहे हैं कि जो गुरु द्रोण है वो संस्कार, उस पैटर्न से संस्कार हैं, वो बने हुए हैं। तो वो दुर्योधन जो है वो बुरी आदतों से ग्रसित है। हम सभी, हमारे सबके अंदर है वो दुर्योधन, सबके अंदर है। तो लेकिन हम उसको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि हम अपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे। बार बार हम कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू, तभी एक कहते हैं कि अब एक कॉन्शियस ब्रेथ, आप हमेशा डॉक्टर संगीता हमें बताते हो कॉन्शियस ब्रेथ। तो वो क्या है कि जब तक हम अपने कॉन्शियसनेस को इस दिशा में प्रेरित नहीं करेंगे, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को, उसे चेंज करने के लिए उन सेल्स को वैसे उत्तेजनापूर्वक निर्देश नहीं देंगे, तब तक हम अपने जेनेटिक डेस्टिनी को बदल नहीं सकते। और एक बार अगर हम करके देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हम ये सारी हमारी, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पूर्व निर्धारित बायोलॉजी है वो नहीं, बल्कि हमारे हाथ में हमारी जेनेटिक डेस्टिनी की चाबियां हैं। बस ज़रूरत है तो सही ताले में सही चाबी को फिट करने की, और उससे नई संभावनाएं हम ले सकते हैं, हमें मिल सकती हैं। तो वास्तव में जो जीन्स हैं वो हमें नई संभावनाएं देती हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल का सोर्स हैं, हमारी पर्सनल कमांड का कोड सिस्टम है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे टूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हैं। तो रूपांतरण, अगर हम रूपांतरण चाहते हैं तो हम अपने जीन्स के थ्रू हम अपने इस कोड सिस्टम को, चाहे वो नहीं बदल सकता, उसको हम कोड सिस्टम वैसे ही रहता है, लेकिन हम अपने उनको जो जीन्स की कैपेबिलिटीज़ हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो जीन्स हैं आपस में कॉम्बिनेशन में मिलकर और एक ही जीन से कितनी डिफरेंट उसे कैसे मोर देन 3000 प्रोटीन्स बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स। तो ये हम जो नेक्स्ट, मेरा ख्याल है आज तो शायद नहीं पॉसिबल होगा, तो कल जब हम डिस्कस करेंगे जो पूरा मैकेनिज़्म है उससे हम तब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम ये चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने मैंने भी एक एग्जांपल दी है कि जो पिक्चर हम अपने दिमाग में, जो पिक्चर हम निर्मित करते हैं वैसे ही केमिकल्स हमारे ब्लड में जाते हैं और वही हमारे जीन्स को प्रभावित करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दी कि कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया गया, और वो ऐसी फैमिलीज़ में अडॉप्ट किया गया जहाँ पे काफ़ी लोग कैंसर से पीड़ित थे। तो उनके, हालांकि जो अडॉप्टेड बच्चे थे उनकी जेनेटिक कोड डिफरेंट था, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि वो बच्चे भी फिर उनको भी कैंसर का रोग हो गया। तो कितना मतलब वो हम देख सकते हैं कि ये हमारी ये प्रोग्रामिंग का कितना असर पड़ता है। और हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर हम अपने आप को कई बार कोसने लग जाते हैं कि क्या है, हम विक्टिमहुड में आते रहते हैं कि क्या है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे ही बीत गई, ये है मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है, क्यों होता है क्यों। तो जब तक हम ये इस विक्टिमहुड में रहेंगे हम कभी अपने आप में कोई चेंज नहीं ला सकते। तो ये मैं थोड़ा सा ये स्ट्रेस आज करना चाहती थी। तो बाकी एक कल हम थोड़ा सा इमोशंस का रोल जो है
क्योंकि स्ट्रेस और इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जिसके जीन्स के ऊपर। और थोड़ा सा ये मैकेनिज़्म कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत शॉर्ट में, और कैसे एपिजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकली या बायोलॉजिकली कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ वो डिफरेंट हम पिक्चर्स द्वारा वो समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।